हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 28 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल हमारा यहाँ पे होने वाला है वो है अवॉइड मिस्टेक्स, विन हार्ट्स, राजनाथ टू ट्रूप्स आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर सिविलियन डेथ। क्या बात हो रही है कि राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस के मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पर हमें क्यों गए हुए हैं उस मुद्दे के बारे में हमें पता है। हम जानते हैं कि हमारे कुछ आर्मी के सोल्जर्स थे जिनके ऊपर छुप कर हमला किया गया था लगभग आज से एक हफ्ता पहले, और उनमें से उन जो आर्मी के पर्सनल्स थे उनमें से 3 तो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो बचे हुए लोग थे जिसमें से 5 लोग थे उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया था, और हॉस्पिटल जाने के बाद भी वहाँ पर एक आर्मी के जो सोल्जर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। सो इसके बाद कुछ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंदर आप देखेंगे कि कैसे वहाँ पर आर्मी द्वारा कुछ लोकल्स को पकड़ा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई यानी कि उनसे पूछा गया, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, तो वहाँ पर देखा गया कि जब वो लोकल्स बाहर आ रहे थे तो 3 लोकल्स की जहाँ पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी, वहीं पर उनकी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डेड बॉडियाँ मिली। तो उनकी मौत हो चुकी थी, डेड बॉडी मिली थी। 8 लोकल्स को उठाया गया था और 5 लोकल्स ने जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने राजौरी के अंदर उनको एडमिट करवाया और कहा कि आर्मी के द्वारा यहाँ पर इनके ऊपर टॉर्चर किया गया है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर एक लोकल है जिनको बेड पे लिटाया हुआ है, उनके फैमिली के मेंबर है। यहाँ पर आप ये राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं इधर। तो ये आर्मी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था उसी बुनियाद में यहाँ पर राजनाथ सिंह परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं, और वो आर्मी की जो यूनिट है उनको भी यहाँ पर संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको देश का ध्यान रखते हुए जो लोकल लोग हैं उनका दिल भी यहाँ पर जीतना पड़ेगा, विन करना पड़ेगा। वहीं पर ये बातें समझाने के बाद राजनाथ सिंह लोकल्स के फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि देखिए जिनकी डेथ हो गई है उनको तो अब वापस नहीं लाया जा सकता। ये बात उन्होंने बिल्कुल बोली कि अब उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो बचे हुए हैं और जिनके साथ जो भी टॉर्चर किया गया है उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई भी टेंशन ना ले कि यहाँ पर न्याय नहीं होगा, जस्टिस बिल्कुल दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और आप लोगों को जो भी मदद चाहिए होगी वो सरकार के द्वारा बिल्कुल दी जाएगी। तो ये सारी स्टेटमेंट दी गई है राजनाथ सिंह के द्वारा जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, और यहीं पे इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठ चुकी है। जो भी यहाँ पर घटना हुई है उसके ऊपर काम और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी दूसरी जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे किस पेपर में इंपॉर्टेंट होगी। जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट होगी और जीएस पेपर 4 के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट होगी। 4 क्या होता है, इथिक्स का पेपर हो सकता है कि आपको सेम ऐसी ही एक केस स्टडी बनाकर मेंस के पेपर में पूछ लिया जाए कि आप वहाँ पर एज ए हेड ऑफ द आर्मी या उस यूनिट के हेड होने के नाते आप आगे क्या लेंगे, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही घटनाओं से केस स्टडीज़ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर न्यूज़ है वो है पुतिन इनवाइट्स मोदी टू रशिया, सेज हैज़ केप्ट हिम पोस्टेड ऑन यूक्रेन सिचुएशन। क्या बात हुई है, एक बहुत ही अलग घटना यहाँ पर हुई है। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं जिनको ऑलमोस्ट सभी जानते हैं क्योंकि 2 साल से वो लगातार यहाँ पर न्यूज़ में है रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर, इस वजह से काफ़ी फेमस हो चुके हैं। वो मिले हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से। देखिए इसमें यूनिक क्या है, यूनिक इसमें ये है कि ज़्यादातर जो आप देख पाएंगे इस प्रकार से कि यहाँ पर पुतिन जो है वो खासकर किसी फॉरेन मिनिस्टर से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। ऐसा यहाँ पर बहुत कम देखा गया है कि उनके द्वारा किसी के साथ मीटिंग हुई हो। और इस मीटिंग में पहले तो उन्होंने उनके लिए समय निकाला, एम्बेसडर भी साथ में थे, यहाँ पे जो इंडिया के एम्बेसडर है रशिया के लिए वो भी यहाँ पे गए हुए थे। और इसके बाद उन्होंने खुद बोला कि मेरा जो प्यारा दोस्त है या मेरे जो दोस्त हैं
मोदी जी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उनसे वो बात करना चाहते हैं, उनसे वो मिलेंगे और वो रशिया में आए। रशिया में आने के बाद जो भी यूक्रेन का और रशिया की प्रॉब्लम है तथा इससे अलग जो भी इजराइल और गाज़ा की समस्याएं हैं उन पे यहाँ पर आकर बातचीत की जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल यहाँ पर होगा और जो भी यहाँ पर ठीक तरीके से बात होनी चाहिए, जो भी बातें यहाँ पर बताई जानी चाहिए वो मोदी जी के साथ की जाएंगी। तो एक तरीके से इनविटेशन आया है रशिया की तरफ से इंडिया के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट होगा एंड उसके अंदर भी इंडिया एंड उसके जो भी आपके ट्रेडिशनल अलाइज है, क्योंकि हमें पता है किस प्रकार से रशिया एक ट्रेडिशनली अच्छा दोस्त रहा है हमेशा से एशिया के अंदर। यहाँ पर अगर इंडिया की बात की जाए तो इसीलिए उनके जो अलाइज है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रहने वाली है, तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। थोड़ा सा समझना चाहिए कि ठीक है इस समय पे जियो पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, ये जस्ट क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा और बताने को था नहीं तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो बात कर रहा है यहाँ पर डीलिंग विद स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़। एक्सप्लेन पेज से है, लिखा गया है सुभाजित रॉय के द्वारा और कह रहे हैं कि देखिए 2024 में ऐसा क्या क्या है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है 2024 में जिनके इलेक्शन होने वाले हैं और इंडिया जो है वो भी इसमें से एक है। तो अगर बात किया जाए कि अभी तक 2023 में क्या क्या समस्याएं रही हैं और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर पॉइंट्स में बताया गया है। पहला पॉइंट ये बताते हैं कि किस प्रकार से 2022 में एक स्टेटमेंट दी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, कि इट इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर, यानी कि ये जो एरा चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये युद्ध का समय तो नहीं है, वॉर का समय तो नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद भी 2023 में अब इस दशक का सबसे डेडलीस्ट वॉर कोई देखने को मिला है तो वो हमें देखने को मिला है इजराइल एंड गाज़ा का। इजराइल और गाज़ा का जब हम देखते हैं कि अभी तक जितना डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है वो डिस्ट्रक्शन अभी तक किसी भी और इस दशक की पूरी जो वॉर है उसके अंदर नहीं हुआ है। तो ये जो वॉर चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई यहाँ पर दी है। उससे पहले ही 2022 में हम देख चुके हैं कि जो मोदी जी ने स्टेटमेंट बोली थी वो यूक्रेन रशिया के लिए बोली गई थी कि ये एरा अभी युद्ध का नहीं है, इसमें होना नहीं चाहिए। बहुत सारी और रियलिटीज़ आई हैं। स्ट्रेटजिक रियलिटीज़ की बात करें तो पहली रियलिटी देखेंगे कि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला है। और मिडल ईस्ट का क्राइसिस किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑब्वियस सी बात है इजराइल और गाज़ा की वहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो होगा कि इंडिया और यूएसए की जो टाइज़ हैं, जो रिश्ते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस मिला है। कैसे? कनाडा के ऊपर हमने जब देखा था खालिस्तानी मूवमेंट्स के ऊपर कि कुछ लोगों, कनाडा ने खासकर जब वहाँ पे एक खालिस्तान जो प्रोपेगेंडा हम बोल सकते हैं या जो भी वो सपोर्टर थे उनकी एक डेथ हो जाती है, तो उसके बाद डायरेक्टली कनाडा इल्ज़ाम लगाता है इंडिया के ऊपर कि किस प्रकार से इंडिया की गवर्नमेंट का इसमें हाथ है। लेकिन यूएसए में जब ऐसा कोई अटैम्प्ट होता है और पन्नन की वहाँ पर बात होती है, गुरवंत सिंह पन्नन, और उनको जब बचा लिया जाता है यूएसए द्वारा, तो वो वहाँ पर फिर से एक कमेटी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इंडिया की तरफ से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हाथ हो सकता है कि गवर्नमेंट का इसमें हाथ ना हो। तो ये सारी स्टेटमेंट होती है तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। इसीलिए जहां अब रिपब्लिक डे के ऊपर यहाँ पर जो बाइडेन को आना था हमारे रिपब्लिक डे 26 जनवरी में, वो नहीं आते हैं। हालांकि ये इंडिया को थोड़ा इरिटेट तो जरूर करेगा क्योंकि क्वाड अगले ही दिन 27 जनवरी जो थी उस दिन क्वाड की मीटिंग होने वाली थी और क्वाड की जो मीटिंग है उसमें क्या क्या है, क्वाड एक्चुअली में 4 देशों का समूह है, इसीलिए क्वाड है, क्वाड यानी कि 4। और ये जो 4 आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आते हैं आपके इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में हो रहा है, उसके अलावा यूएसए, दोनों कंट्री, और जो बची हुई कंट्री हैं 2 वो है एक जापान प्लस दूसरी यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज़ ने एक इंडो पैसिफिक के लिए एक तरीके से ये समूह बनाया हुआ है जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसी को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इसका निर्माण किया गया है, इसको बनाया भी गया है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी देखने को मिली कि कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा सा बदलाव देखा गया है। थर्ड हम देख सकते हैं रशिया के और जो
यहाँ पर यूक्रेन का वॉर हुआ है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फैटीक लोगों को हुआ है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन को खासकर हमें पता है कि यहाँ पर एड दी जा रही है, इसीलिए वो युद्ध में बचे हुए हैं। और एड कहाँ से मिल रही है? ईयू से, यूरोपियन यूनियन से पैसा मिल रहा है, प्लस यूएसए से भी पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर डॉलर लगभग 8 बिलियन की एड मिलने वाली थी, लेकिन ईयू के अंदर वहाँ पर हंगरी, जो कि एक वोटिंग बन जाता है, हंगरी देश वहाँ पर उस एड को रोक लेता है, कहता है कि नहीं, इनको एड या मदद नहीं मिलनी चाहिए। और अगर यूएसए की बात करें तो ये एड रोक ली जाती है रिपब्लिकन द्वारा। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूएसए के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहाँ पर। तो वहाँ के प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक्स ने यहाँ पर रोक लिया। डेमोक्रेटिक अभी गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है, और आप देख पाएंगे कि रिपब्लिकन्स जो है वो अभी अपोजिशन के अंदर है और उन्होंने इस चीज़ को रोक लिया। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि लेजिस्लेशन है तो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मदद ऐसी कोई प्रोवाइड कराई जाए। तो ये सब कुछ है। फिर हम 4th नंबर पे देखेंगे तो पाएंगे इंडिया और मालदीव्स का भी यहाँ पर कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। तो इंडिया एंड मालदीव्स के क्या क्या, इंडिया के लिए मालदीव्स ने क्या क्या चैलेंजेस किए हैं, तो देखने को हमें मिलेगा कि अभी जस्ट इसी साल मालदीव्स में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट बनकर आते हैं मोहम्मद मोइज़ू। और मोहम्मद मोइज़ू जो है, उनके लिए ये माना गया है कि वो प्रो चाइना है और इसीलिए उन्होंने ऐसा बिल्कुल दिखा भी दिया प्रेसिडेंट बनते ही, इलेक्शन जीतते ही, जब उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया कि भारत को बाहर भेजो। तो ये जो इंडिया आउट कैंपेन था, इसमें मालदीव से जितने भी इंडिया के सोल्जर्स थे उनको बाहर भेज दिया गया, बोला गया कि वापस लेके जाइए। इसके अलावा जो एक अग्रीमेंट बहुत टाइम से चल रहा था इंडिया और यहाँ पर मालदीव्स के अंदर, जो कि मैरी टाइम एक अग्रीमेंट था, यानी कि जो पानी होता है ओशन का, उसके ऊपर ये अग्रीमेंट बना हुआ था, उसको भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मना कर दिया गया है या फिर कैंसल आउट कर दिया गया है कि उसको दोबारा से हम री इशू नहीं करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी वरी है वो क्या है? चाइना। ऑब्वियस सी बात है, चाइना के साथ हम देखेंगे कि लद्दाख का जो बॉर्डर का इशू है, स्टैंड अप चल रहा है लगातार। चाइना के भी सैनिक वहाँ पर खड़े हुए हैं, इधर से इंडिया के सैनिक भी इधर खड़े हुए हैं। वो अब की बार 4 साल हो चुके हैं। ये जो सर्दियाँ आप देख पा रहे हैं, ये 4 ईयर्स हो चुके हैं वो स्टैंड अप को, और उसका कोई हल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 6 नंबर पे हम देखेंगे G20 के बारे में। G20 की इंडिया के पास लीडरशिप थी, अभी ये लीडरशिप इंडिया ने दे दी है ब्राज़ील को, और ब्राज़ील को देने के बाद इंडिया खुद को जो एज अ ग्लोबल साउथ पोजिशनिंग के लिए लेकर आ रहा है कि मैं जो ग्लोबली आप देख पा रहे हैं उसका लीडर हूँ, ग्लोबल साउथ का एक तरीके से लीडर उनको। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया की प्रेसिडेंसी में AU का भी सम्मेलन हुआ है। AU क्या है? अफ्रीकन यूनियन, उनको भी यहाँ पर लेके आया गया है। तो न्यू दिल्ली की जो मोबिलाइजेशन है डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अंडर अम्ब्रेला रखा हुआ उन्होंने ग्लोबल साउथ का नाम, वो आइडिया लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ को टेकिंग फॉरवर्ड करने के लिए, कि इंडिया की जो एक हम लेगेसी देखते थे हमेशा की कि नॉन अलाइनमेंट लीडरशिप होती थी, और वो अभी अडॉप्टेड नहीं की गई है। 21वीं सदी में यहाँ पर अलाइन किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, और जो लास्ट यहाँ पर है कि क्या क्या चैलेंजेस एज पैटर्न्स रहे हैं, वो है काबुल के बारे में। अफ़गानिस्तान में हमें पता है कि किस प्रकार से तालिबान का रूल आता है, और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि तालिबान का रूल आने के बाद भी वहाँ पर एड पहुँचाई जाती है इंडिया के द्वारा। पाकिस्तान उसको नहीं देने वाला था, तो वाई ईरान वहाँ पर मदद पहुँचाई जाती है लोगों के लिए जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। और न्यू दिल्ली के अंदर वहाँ पर एक गवर्नमेंटल रिश्ता रखा जाता है कि ठीक है, हम लोग एक जो गवर्नमेंट के साथ रिश्ता होना चाहिए वो रखना चाहेंगे। और न्यू दिल्ली के अंदर जो एम्बेसी है तालिबान की, या हम बोल सकते हैं अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है यहाँ पर, उसमें अभी भी कार्यरत किए जाते हैं कुछ लोगों को। तो ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि इंडिया का एंगेज करना तालिबान से एक टेक्निकल टीम की तरह हो गया है कि एम्बेसी में उन्होंने काबुल में एक टेक्निकल इंसान को वहाँ पर छोड़ा हुआ है, और रिजीम जो है, ताकि जो वीज़ा का प्रोसेस है लोगों के लिए
जो इंडिया में आए हुए हैं उनको उनके आने के लिए उनको वापस जाने का जो होता है, या फिर जो अफ़गान में जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर वीज़ा के लिए रखा गया है, सिर्फ एक टेक्निकल इंसान को। और चाइना की बात की जाए तो चाइना पूरा का पूरा सपोर्ट है कहीं ना कहीं तालिबान का चाइना को, ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं। फिर अगर हम 2023 को हमने पूरा अभी तक पूरा विश्लेषण कर लिया है कि 2023 में अभी तक क्या क्या हुआ। अब अगर बात की जाए 2024 की, अगर हम यहाँ पर देखें 2024 के बारे में 2024 में, तो ये कहते हैं कि क्या क्या अब आगे आने वाली चुनौतियाँ हैं या फिर अवसर हैं। तो अपॉर्चुनिटी और चुनौतियाँ दोनों ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे पहले हम देखेंगे यूएस एंड कनाडा के रिलेशनशिप को, हमने बात किया कि कैसे खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर यूएसए और ये जो कनाडा है इसके साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर कनाडा का तो पता नहीं, लेकिन यूएस के साथ इंडिया को अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एक दूसरे के ऊपर, और अब ये ज़्यादा समय तक नहीं होगा, ये खराब रहेंगे भी नहीं, क्योंकि क्वाड के समिट के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि दोनों कंट्री शायद जो दोनों के रिश्ते हैं थोड़ी सी जो खटास आई है उस पर काम करके अच्छे से उनको मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नई गवर्नमेंट आ सकती है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी हम देख ही पा रहे हैं कि 2019 से लेके पहले एक बार फिर से इलेक्शन होता है तो उसको फिर से हटा दिया जाता है, फिर इमरान खान आते हैं, फिर नवाज शरीफ को वहाँ पे ले आते हैं। तो लगातार पिछले 3 साल से, खासकर 2019 से ही ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में थोड़ी सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। वो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी एक बार गवर्नमेंट के आने के बाद, वो यहाँ पर नहीं देखी गई, इंस्टेबिलिटी देखी गई है। और इसी का अब दोबारा से अगर नवाज शरीफ यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इंडिया के लिए थोड़ा सा उनका प्रो स्टांस रहता है, या ठीक तरीके से वो इंडिया के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वहाँ के आर्मी के कमांडर उनको ऐसा करने देंगे या नहीं करने देंगे, वो अभी भविष्य में देखा जाएगा। थर्ड हम देख पाएंगे यहाँ पर बांग्लादेश के आउटकम्स को। बांग्लादेश की जब बात होती है तो इंडिया के और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे, खासकर 1971 का जो वॉर हुआ था फ्रीडम ऑफ, और उसमें जो मुक्ति बहनी की यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कितनी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस लगती है बांग्लादेश के फ्रीडम के अंदर। इंदिरा गांधी ने उनको कितना सपोर्ट किया था, उसी के बाद से लेके बांग्लादेश के और इंडिया के काफ़ी सही संबंध रहे हैं। और अब लगातार 15 साल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार 15 साल से ही शेख हसीना जो है वो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई है, और अब फिर जो इस साल में दोबारा से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इलेक्शन होने वाला है इसके बांग्लादेश के अंदर भी, तो यही माना जा रहा है कि शायद वही दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं तो ये बांग्लादेश की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी ठीक है, फिर रिश्तों में कोई खटास नहीं दिखाई देगी। फोर्थ हम देखते हैं कि चाइना के साथ शायद डीलॉक हो सकता है, करना ही चाहिए। जो स्टैंड अप इतना ज़्यादा चल रहा है 2020 से लगातार हो रहा है, अब 4 साल हो जाएंगे इसको। 2019 के जो सर्दियाँ थे तब ये शुरू हुआ था, और ये जो डेडलियस है ये इलेक्शन के कैंपेन के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है कि किया जा सकता है। अगर इसमें कोई भी बदलाव आता है, इसको कोई भी चेंज आता है, तो इलेक्शन के लिए काफ़ी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही रोल निभा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि चेंज क्या लाया गया है। 5th नंबर पे यहाँ पर बात की जाए कि वेस्ट एशिया को थोड़े डिफरेंट तरीके से देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को देख चुके हैं, जिसके अंदर इंडिया की जो पोजीशनिंग है उसको लास्ट के 2 महीने में काफ़ी बार टेस्ट किया जा चुका है। पहले जब इंडिया के इजराइल का वॉर होता है शुरू, तो इंडिया की पोजीशन इजराइल की तरफ होती है, लेकिन बाद में वो पैलेस्टाइन की तरफ भी अपना रुख दिखाते हैं, अपनी पोजीशनिंग को चेंज कर लेते हैं। और आज अगर हम ईरान के जो हाउती यहाँ पर आप हमले देख पा रहे हैं उसकी भी बात करें, तो कैसे पता चलता है कि ईरान के लोगों का भी ये मानना है या फिर उस ग्रुप का ये मानना है कि कैसे इंडिया जो है उसकी पोजीशन इजराइल की तरफ है। लेकिन ऐसा पता नहीं, सच नहीं है, क्योंकि इंडिया ने अपनी पोजीशन को काफ़ी क्लियरली तौर पे आगे रखा हुआ है। और इसी के बाद से इंडिया की जो ग्लोबल साउथ वाली इमेज भी है वो भी ये मान रही है कि उन्होंने पूरा का पूरा इनिशियल थोड़ा बहुत सपोर्ट तो यहाँ पर दिया था इजराइल को, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से यूएस से और जो दूसरा रेस्ट वर्ल्ड
वर्ल्ड वेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरे सपोर्ट में, पूरा सामने आकर जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर बात हो रही है, तो उनकी जब वो सब आके यहाँ पर सपोर्ट करते हैं उनके एक्शंस के लिए, उनके सभी बातों में, तो इंडिया वो सपोर्ट यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट तरीके से नहीं दिखाता है। नेक्स्ट हम और लास्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड और पैक्ट्स के बारे में। लगातार हमें पता है कि इंडिया जो है वो ईयू के साथ प्लस ऑस्ट्रेलिया जैसी जो टेक पार्टनरशिप है उनको यहाँ पर काम कर रहा है, फ्री ट्रेड के लिए काम कर रहा है। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है इंडिया की तरफ से या इंडिया के अंदर ही या कहीं बाहर के दूसरी कंट्रीज़ में, तो भी जो ये इतनी मेहनत की गई है उसका ये एक चुनौती की तरह बाहर निकलेगा। अभी ये एक अवसर की तरह यहाँ पर काम करने की ज़्यादा उम्मीद है कि काम जल्दी से हो सकता है। चलिए, ये पूरा एनालाइज था, थोड़ा बहुत हमारा रिकवर हो गया, पूरा एक साल खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, तो ठीक है, इतना पता होना चाहिए, दैट्स फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ पीएम जन मन कैन हेल्प पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स। क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स होते क्या हैं। देखिए, हमें पता है कि शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स जो होती हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर रखा गया है, राइट। एसटी के अंदर इनको आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये कुछ बाद में पता चला है कि इन शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी सर्वेस करने के बाद कि इनमें भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कमियां हैं, प्रॉब्लम है शिक्षा की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, तो ये सारी जो है उनको बोला जाता है PVTG, यानी कि पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स में से भी ज़्यादा बुरे स्थिति में हैं, राइट। तो इसीलिए उनके लिए दो यहाँ पर मेन आपकी डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई है। जैसे एक स्कीम का तो नाम यही है PVTB डेवलपमेंट स्कीम, और दूसरी जो स्कीम है जो अभी आई है उसको बोला गया है PVTG डेवलपमेंट स्कीम, और दूसरी क्या है यहाँ पर PM जनमन। तो ये PM जनमन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि PM जनमन किस तरीके से काम करेगी और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। बात की जा रही है काम की, तो PM जनमन जो है वो थोड़ा सा अलग काम करेगी PVTG के द्वारा, या उससे अलग कैसे। जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। जब PVGT के क्राइटेरिया की बात होती है तो वहाँ पर ये देखा गया है कि रिपीटेडली, कि आप रिपीट से, मतलब बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स है जिनको रखा नहीं जा रहा है उसके अंदर, बहुत सारी ऐसी है जिनको अलग अलग स्टेट में रिपीट करके उनके अंदर डाला जा रहा है, तो ये एक समस्या है। फिर यहाँ पर बात करें काम किस पे होंगी, तो काम होगी कि लाइवलीहुड को, उनके जो लोग हैं जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। पहले वो कुछ काम करते थे, जंगलों में रहते थे और उसी से काम करते थे, लेकिन आजकल जो वो चीज़ उनके ऊपर थोड़ा सा कम मिल रही है, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो लाइवलीहुड है, जो उनका जीवन यापन के लिए चीज़ें हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको मार्केट के साथ जोड़ा जाएगा। ये स्कीम के कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हेल्थ का, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा कि उनकी हेल्थ ठीक से रह चुके। उसके बाद न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा कि उनको अच्छे से खाना जो होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण, वो वहाँ पे मिल सके। और एजुकेशन, जैसे एक्लेव जैसे स्कूल्स हैं जहाँ पर एजुकेशन मिलती है, साथ में फ्री रेजिडेंशियल हॉस्टल प्रोवाइड करे जाते हैं, तो ऐसी जगहों का ध्यान यहाँ पर ज़्यादा दिया जाएगा। फिर बात हो रही है कि उनके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, जिस तरीके से रोड्स के साथ उनको मैच किया जाए कि यहाँ पर रोड उनको मिलने चाहिए, या फिर प्रॉपर जो हैबिटेशन की जगह है जहाँ पर रह सकता है एक इंसान, तो उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। उसको यहाँ पर बोला जाएगा तोला के नाम से, जो कि जिस तरीके से वो पहले रहते थे उसी तरीके से गवर्नमेंट की मदद के द्वारा उनको कुछ बना कर दिया जाए, तो ये यहाँ पर काम हो सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यहाँ पर होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना से यहाँ पर काम किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर टेकिंग ऑन द ड्रोन के ऊपर बात हो रही है। क्या आर्टिकल है, देखिए काफ़ी आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से ऐसे फॉर्म में इन आर्टिकल्स को लिखा गया है, लेकिन कुछ हमारी जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको इजी बनाने के लिए मैं इसको फिर से पॉइंट्स में बांट के आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर हमें पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली में आर्टिकल में बात किस चीज़ की हो रही है। तो कंटेक्स्ट की अगर बात करूँ मैं आपसे कि आर्टिकल क्यों लिखा गया है, जो कि अभिजीत सिंह जी ने यहाँ पर लिखा है, तो इसका कंटेक्स्ट है जो दो ड्रोन से हमले हो गए हैं। MV चैम प्लूटो इंसिडेंट सबसे पहले होता है। प्लूटो
प्लूटो क्या है, हमारा यहाँ का एक शिप है, कमर्शियल शिप, जिसके अंदर नेवी के 23 क्रू मैन थे और वो लोग क्या कर रहे थे, सऊदी अरेबिया से ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे, गुजरात में ला रहे थे। न्यू मंगलुरु उनको पहुंचना था गुजरात कोस्ट से होते हुए। तो ये पहला जो ड्रोन का हमला हुआ है इंडिया के शिप के ऊपर वो हुआ है प्लूटो के ऊपर। ये यहाँ पर दिखाई दिया, आर्म्ड ड्रोन स्ट्राइक हुई थी इंडियन क्रू टैंकर में जो कि अरेबिया के सी में थे। फिर कहते हैं कि हाउती की तरफ से और भी जो सिविलियन शिप्स है इंडियन ओशन के अंदर, वहाँ पे भी थ्रेट जो है या हम कह सकते हैं खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन है ये हाउती ग्रुप? ये हाउती ग्रुप है ईरान का एक रेबल ग्रुप, जिसको लगता है कि जो भी यहाँ पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है वही उनका दुश्मन है, उन्हीं के खिलाफ वो यहाँ पर काम करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्या क्या कंसर्न है। तो देखिए कैसे मैरीटाइम जो कंसर्न्स की यहाँ पर बात की जाए सेकंड पॉइंट के अंदर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि किस प्रकार से देश के बहुत सारे, ये जो रेड सी है यहाँ पर बहुत सारा बिजिएस्ट ये एक तरीके से मार्ग माना गया है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ये जो अप का साइन आप देख रहे हैं इसका मतलब होगा इंक्रीजिंग या ग्रोथ की तरफ से। तो ग्रोइंग प्रेशर हो रहा है मैरीटाइम फोर्सेस के ऊपर वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर हाउती अटैक्स की वजह से, क्योंकि हाउती के यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, प्रेशर यहाँ पर ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। दूसरा कंसर्न यहाँ पर देखें तो ये भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूएस लेड ऑपरेशन है प्रॉस्पेरिटी गार्डन, उसको भी सपोर्ट दिया जा रहा है मैरीटाइम रीजनल सेफ्टी का ध्यान रखने की तरफ से। तो उसी को बचाने के लिए क्या किसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी, ताकि प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि जो होती है, समृद्धि को यहाँ पर बचाने के लिए बनाया गया है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, तो इनका भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाए। थर्ड हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक डिलेमा क्या है, इंडिया के लिए एक दुविधा जैसा काम क्यों कर रही हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप धीमे से इस चीज़ को समझेंगे तो पाएंगे कि कैसे इंडिया का एक मतलब हमको एक दुविधा है, इंडिया की तरफ से देख पाएंगे कि कैसे जो हाउतीज के साथ एंगेज करके उनको जो वो एप्रीहेंशन लगा रहे हैं, जो वो तुक्के लगा रहे हैं कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और कोइलेशन किया जाए। तो सबसे पहले जो डिलेमा है कि क्या हाउतीज के साथ कोइलेशन करना चाहिए, क्या उनको समझाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना ट्रेड का। अगर वहाँ पर लोग जाएंगे ही नहीं, ट्रेड ही नहीं होगा तो चीज़ें रुक जाएंगी, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक चीज़। दूसरी चीज़ है कि एंटी ड्रोन वारफेयर, क्योंकि ड्रोन से यहाँ पर हमले हो रहे हैं। एंटी ड्रोन जो वॉरफेयर है उसके लिए ऐसा इंडिया के द्वारा खुद की सेफ्टी के लिए क्या बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है इफेक्टिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज को। तो ये चैलेंज यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इंडिया की तरफ से। फिर कह रहे हैं कि नेवल स्ट्रेटजीज के पास ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजीज है, वो अब आगे उनको क्या करना चाहिए। तो ये अभिजीत सिंह द्वारा फिर से एक पॉइंट्स पर यहाँ पर नज़र मारी जा रही है। तो वो बताते हैं कि इंडिया के पास कुछ पोटेंशियल है, जैसे कि ये जो यूएस लेड कोइलिएशन हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी गाइडेंस, तो इंडिया या तो एक उसको ज्वाइन कर सकता है यहाँ पर कि हम भी आपके साथ हैं और चलिए अब यहाँ पर करते हैं। मैंने बोला ना दुविधा है कि यूएस के उसके साथ हम जाएं या फिर हम हाउतीज के साथ मिलजुल कर बात कर लें। ये इंडिया के पास दो ऑप्शन है, तो उनमें से एक या तो यही है कि वो यूएस के साथ जाना चाहिए उनको, ताकि उनका जो कोऑर्डिनेशन है, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, वो यूएसए की तरफ से भी ज़्यादा बढ़ सके और इंडिया और यूएस के रिश्ते भी ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पर है कि इंडिया की नेवी को खुद के अंदर ही इम्प्रोवाइजेशन करने चाहिए, अपनी जो सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा कोइलेशन भी किया जा सकता है, यानी समझौता भी हो सकता है। इंटरऑपरेबिलिटी जैसे जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी ड्रोन का जो खतरा होता है उनको काउंटर करने के लिए बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर उस पर भी इंडिया को काम करना चाहिए। खासकर जो नेवी है उसको अपने बचाव के लिए, आगे के लिए इन सारी चीज़ों पे काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेवल की जो प्रिपेयर्डनेस है इंडिया के अंदर और इम्प्रोवाइजेशन है वो कैसे हो सकती है। ये तो अब हमने समझ लिया कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नेवी की प्रिपेयर्डनेस को या जो वो है उसको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इम्प्रूव्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाना पड़ेगा। किस चीज़ की ज़रूरत है, काउंटर, यानी कोई आप पर हमला
कर रहा है तो आप भी उस पर हमला करेंगे तो काउंटर तो देंगे ना, उसका जवाब तो देंगे आप। तो वो आपका ड्रोन सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई ड्रोन आपके ऊपर आ रहा है तो काउंटर जो आप ड्रोन से हमला करेंगे वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर ड्रोन सिस्टम की ज़रूरत होने वाली है। ये तो एक जगह पर आप देख रहे हैं, इसका नुकसान तो फिर से दोबारा भी हो सकता है, कहीं और पे हो सकता है। इसके अलावा नेवी के जो फोर्सेस हैं उनको भी अपना एक माइंड जो आप बोलते हैं माइंडसेट जो होता है उस पर कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत है और ऑपरेशनल अडेप्टेशन को इफ़ेक्टिवली अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, ताकि उनका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो फिर उसके बाद जो एमर्जिंग थ्रेट हो रहे हैं तो हम भी उसको बहुत अच्छे से काउंटर कर लेंगे। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो जिस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एट द एंड यही है कि जो आपका रिजल्ट होगा वो ये नहीं होगा कि आप डर जाएं, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा इफ़ेक्टिवली काउंटर करने से और अपनी तैयारी को बढ़ाने से। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि यहाँ पर बात की जा रही है व्हाट वी डोंट आस्क डोंट गेट, लिखा गया है मिलिंद सोहानी द्वारा और कह रही है हियर वी आर अ पीपल हु कैन बेयरली आर्टिकुलेट व्हाट दे वांट, यानी हम ऐसे इंसान हैं जिनको पता ही नहीं है अच्छे से कि उनको क्या चाहिए। एंड साइंस विच कैन हार्डली डिजाइन एंड रन व्हाट इज नीडेड, द नॉलेज डेफिशिएंट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए क्या बातें की जा रही हैं यहाँ पर। ऑथर जो है वो पहले लिख रहे हैं कि आर्टिकुलेशन का बहुत ज़्यादा चैलेंज है इंडिया के अंदर। अब आर्टिकुलेशन क्या होता है? चीज़ों को ढंग से पढ़कर उनका विश्लेषण ढंग से कर लेना और उनको समझ लेना। तो आर्टिकुलेशन का जब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो कहते हैं कि पीपल जो है, इंडिया के जो नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं एक्सप्रेस करने में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनके बारे में। तो और उनकी एबिलिटी भी बहुत ही कम है कि वो अपनी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है उनको अपने आप ही निकाल सकें। तो पहली बात तो उनको क्या चाहिए, ये स्ट्रगल है। दूसरी बात जो चाहिए है उसका सॉल्यूशन क्या है उसको वो समझ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आर्टिकुलेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम है। सेकेंड हम चीज़ देख पाएंगे कि कॉन्सिक्वेंस जो नॉलेज डेफिशिएंट है, यानी कि जो आपकी नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है और उसमें जो कमी है उसका रिजल्ट क्या है, उसके डेफिशिएंट की वजह से आपको क्या क्या भुगतान करना पड़ता है। तो इसकी बात करी जाए तो क्योंकि आपके अंदर जब ज्ञान की कमी होती है किसी भी इश्यूज़ के ऊपर, किसी भी उसके अंदर, तो अब क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर ढंग से डेफिशिएंट को एड्रेस ही नहीं किया जाता। आप सोचेंगे नहीं कि उसके लिए कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी अपनी कमियों को देखना चाहता ही नहीं है। जब आप कमियों को नहीं देखना चाहेंगे तो ठीक है, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। फिर ये कहते हैं जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉमिस की डिलीवरी में कितना बड़ा इशू है। आप जाइए, बाहर निकलिए, पॉलिटिक्स आने वाली है फिर से। यहाँ पर 81 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको सेंटर की जो गरीब कल्याण योजना है ग्रेन के लिए, वहाँ पर नेग्लिजिबल प्राइस के अंदर उनको दिया जाता है और वहां पर 1 साल का एक्सटेंशन उनको सेंटर की तरफ से फिर से मिल गया है। यानी सब कुछ जो हो रहा है इलेक्शन के लिए हो रहा है, और उन्हीं इलेक्शन में जो प्रॉमिस किए जाते हैं उनकी डिलीवरी एक्चुअली में कितनी होती है ये बातें भी नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, जो कि एक गलत बात है। तो जब यहाँ पर प्रॉमिस की डिलीवरी होती है और वो काफ़ी जो प्रॉमिसेस होते हैं, सब लोग इस बात से बिल्कुल अवगत होते हैं कि किस प्रकार से वो अनफुलफिल रह जाते हैं, यानी कि वो फील्ड होते ही नहीं है, जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो पूरे हो ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको दिखेंगे जहाँ पर ऐसे बहुत सारे यहाँ पर प्रॉमिस किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा या अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर आते हैं उनके द्वारा, जैसे कि एमएसपी जो है, मार्केट का जो सपोर्टिंग प्राइस होता है उसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर यहाँ पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कि वेलफेयर स्कीम्स हम ऐसे ऐसे लाएंगे, वो दिखाई नहीं देता, ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर चैलेंजेस है बेसिक नीड्स का भी, जो किसी इंसान को
जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उनमें भी यहाँ पर आप चैलेंजेस को देख पाएंगे। जैसे कि डिफ़िकल्टीज़ होती है यहाँ पर कि कोई फंडामेंटल नेसेसिटीज़ है, जैसे पानी पीने की एक फंडामेंटल नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है। हेल्थ केयर यानी कि जो आपका हेल्थ है, जो उसको आपको जो एक इंसान को चाहिए वो नहीं मिलता। और सबसे तीसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। यही बोला जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान हिंदी के अंदर, कि इन 3 चीज़ों के इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यही तीनों चीज़ें उसकी जो है स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, या इनको एड्रेस करने में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि कैसे वाटर सप्लाई का भी यहाँ पर चैलेंज है। यहाँ पर ऑथर ऑब्वियसली इस बात को बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि वाटर सप्लाई के चैलेंजेस की अगर बात करें, ऊपर हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वाटर सप्लाई जो कि एक मिलना चाहिए, उसके लिए एक स्कीम बनाई गई है, राइट। एक जल जीवन मिशन नाम से आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये स्कीम है। और इस जल जीवन मिशन के जो एफर्ट हैं उनको भी पूरा करने में यहाँ पर जो जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भी दिक्कतें आती हैं, चैलेंजिंग आती है। और इसका काम ही क्या है? इसका काम है टाउन और गांव के अंदर पानी की सप्लाई करवा देना, यानी कि लोगों को ड्रिंकिंग जो वाटर है या जो वैसा पानी होता है कि उनकी ज़रूरतों के लिए वो उनके घर में उनको मिल जाए, टैप वाटर मिल जाए। इसको पूरा भी अभी तक नहीं हो पाए, इतने सालों से चल रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। फिर कहते हैं कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। अगर आप वाटर सप्लाई को ढंग से रखवाना चाहते हैं तो जो पूरी कम्युनिटी है, यहाँ पर लोग जो है उनको भी इन्वॉल्व यहाँ पे होना पड़ेगा। समाज को एक अपने तरीके से यहाँ पर आना पड़ेगा। और उनको जो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखी जाती है, खासकर गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम्स देखी जाती है, तो शिकायतें करो ना। आप अपने हक के लिए बोलते क्यों नहीं है? अगर आपको कोई गलती चीज़ लगती है तो जाइए ऑफिस के अंदर, आपके लिए ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म बनाए गए हैं और उनमें जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए। तो ग्रीवियंस क्या होता है? शिकायत। और एड्रेसल मैकेनिज्म यानी कि ऑफिस के अंदर जो होता है। फिर हम सेकंड सेक्टर की तरफ बात करते हैं। सेकंड सेक्टर में बढ़ते हुए पता चलता है कि यहाँ पर टेक्निकल एंड एजुकेशनल हिंडरेंस भी है। इंडिया के अंदर बात करें जाए तो हमें पता है कि बहुत सारा यूथ ऐसा है जो अभी भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चाहता है लेकिन उसके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं। तो इसके क्या क्या कारण है और इनको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है टेक्नोलॉजिकल, यानी कि जो टेक्निकल आपकी जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, वो गैप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है। वो एक बहुत ही बड़ा, हम बोल सकते हैं कि बीच में एक दीवार बन गई है, एक गड्ढा बन गया है बहुत बड़ा, कि लोगों के पास टेक्निकल जो ज्ञान होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। जब खासकर एक जो युग है, ये पूरा युग ही टेक्नोलॉजी का चल रहा है, उसके अंदर जब रीजनल साइंस एक्सपर्टीज़ की कमी हो जाती है एरियाज़ में, जैसे ग्राउंड वाटर रिसर्च की बात करिए आप, तो ग्राउंड वाटर के रिसर्च पे जब बातें होती है तब यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की कमी है। फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा गवर्नेंस के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, तब यहाँ पर इशूज़ दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ करने की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर इन सारे जो मुद्दे हैं, जो काम है, उनके ऊपर काम किया जाए। फिर एजुकेशनल बैरियर्स है, किस तरीके से जहाँ पढ़ाई की बात होती है वहाँ पर इनसफिशेंट एजुकेशनल कैपेसिटीज़ को देखा गया है। जब एसेंशियल स्टडीज़ के लिए बात होती है कि जब आपको पूरी कम्युनिटी के बेटरमेंट का काम करना है, राइट, एनजीओज तो बहुत खुले हुए हैं, लेकिन एजुकेशनल लेवल पर हर इंसान को, खासकर पूरे समुदाय को, पूरे कम्युनिटी को, जब उन्हीं की भलाई के लिए यहाँ पर एजुकेशन के अंदर देखा जाए तो आप ज़्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा नहीं समझ पाएंगे कि आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपके क्या क्या फ़र्ज़ है और आपको किस तरीके से उनके ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इनके द्वारा रखा गया है जो कि है यहाँ पर पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड गवर्नेंस का, कि पॉलिटिकली जो आप एंगेजमेंट देख पाएंगे कि किस प्रकार से इलेक्शन से पहले वो आप लोगों के पास होते हैं, फिर उसके बाद उनका एंगेजमेंट कितना रहता है किसी कम्युनिटी के अंदर, या फिर वो कितना वहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए उनको प्रतिनिधित्व रखा गया है क्या वो लोग आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। और उसी में यहाँ पर देखा जाएगा कि जो पॉलिटिकल कलेक्टिव
कम्युनिटी एक्सप्रेशन है ना, वो लेके आना पड़ेगा, जैसे वाटर सिक्योरिटी, जो भी पानी की जो कमी है उनके ऊपर, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो नहीं किया जाता है उसको करवाना पड़ेगा आप लोगों को, खासकर जो खुद लोग हैं, पीपल हैं, उनको सामने आकर ये बातें अपनी रखनी पड़ेंगी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के पर काम करना पड़ेगा, किस प्रकार से जो पूरा समुदाय है उनको अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के साथ और एजुकेशनल जो शॉर्टकमिंग उनके सामने आ रही है, जो उनके सामने बाधाएं आ रही हैं गवर्नेंस से डील करने में, सिस्टमिक चैलेंजेस से जाने में, कि आपको पता ही नहीं है कि आपने एजुकेशन ही आपके पास इतनी नहीं है कि किस ऑफिस में जाकर कैसे शिकायत लिखनी है, किस तरीके से आपको PIL फाइल करनी है, किस तरीके से RTI को यहाँ पर फाइल किया जा सकता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये किस वजह से है, RTI को फाइल ना पता होना, एक यूथ होने के नाते ये सारी समस्याएं हैं शिक्षा के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान ना होने की वजह से, और इसीलिए इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं कि अभी क्या ज़रूरत होती है। अभी देखिए ज़रूरत क्या है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि सबसे पहले तो जो कॉम्प्लिसिटी है, रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनके ऊपर उनका रिकॉग्नाइजेशन हो सके, प्लस एड्रेसल हो सके। और दूसरा है लोकल एम्पावरमेंट का, कि जिस प्रकार से जो सशक्तिकरण है वो लोकल यानी डाउन लेवल से शुरू होना चाहिए। देखिए गांधी जी हमेशा ये बात बोलते थे कि सेल्फ रूल करो, राइट। उन्हीं के बाद से हमें पता है कि जो आर्टिकल 9A है, आप देख पाएंगे पार्ट 9 है, उसको जोड़ा गया, और उसी के बाद से क्या आया हमारे यहाँ पे पंचायत आई, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो भी आया। तो ये क्या है कि नीचे से रूल करना चलो, यानी कि डाउन टू टॉप अप्रोच है ये, नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हुए यहाँ से पहले इस चीज़ को ठीक करो, नीचे सबसे ज़्यादा ठीक है, उसके बाद ऊपर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। तो इसी तरीके से यही है कि लोकल जितने आप नीचे के समुदाय हैं, लोकल हैं, उन एजेंसीज को खासकर यहाँ पर पावरफुल बनाना, उनको एम्पावर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो पूरा का पूरा यहाँ पर विकास होगा पूरे नेशन का, वो हो सके आराम से, बहुत आराम से ये नेशन का जो विकास है वो हो सके। और उसके लिए यहाँ पर इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आज के हम लास्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं इकोनॉमी पेज पर, जो कि है बैंक्स गोज NPAs ड्रॉप टू ग्रोस 3.2% इन सितंबर एंड हेल्प्ड बाय रिटेल लोन्स। क्या बात हो रही है, देखिए क्या है, RBI ने एक रिपोर्ट यहाँ पर छापी है, ठीक है। और RBI ने जो रिपोर्ट छापी है उसका क्या नाम है, RBI ने जो रिपोर्ट छापी है वो छापी है बैंकिंग सेक्टर ट्रेंड के ऊपर, यानी कि जो बैंक है और बैंकिंग का जो सेक्टर है उसका यहाँ पर ट्रेंड्स क्या क्या दिखाई दे रहे हो। इसी की रिपोर्ट्स के आधार पे हमें बहुत सारे तथ्यों के बारे में पता चला है, और उन्हीं तथ्यों से ये पता चला है कि किस प्रकार से जो बैंकिंग का सेक्टर का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आने वाले जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव है। तो 2022 और 2023 की ये रिपोर्ट छपी, आप देख सकते हैं द बैंकिंग सेक्टर ट्रेंड्स 2022-23 रिपोर्ट। अब इसमें क्या क्या किया, इस रिपोर्ट को भागों में बांटा गया है। जैसे जो मेन ब्रांचेज है ना इस रिपोर्ट की, वो मेन ब्रांचेज यहाँ पर बात कर रही है GNPA रेशो की। तो ग्रोस नेशनल जो यहाँ पर आपको नॉन परफॉर्मिंग क्या है ये, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कुछ ऐसे एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर डाटा पता चला। क्या डाटा पता चला, पहली बात ये है कि जो यहाँ पर NPA होता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आते थे, वो डिक्रीज हो गए, उनमें कमी देखने को मिली है। 3.9% जो होता था पिछले साल मार्च से सितंबर तक ये इस तरीके से था, वो डाउन आ गया है 3.2 के ऊपर। तो ये कितने परसेंट की हमें डाउनग्रेड यहाँ पर देखने पड़ी है, 0.7% यहाँ पर कमी आई है। यानी अच्छी बात है कि NPA कम हो रहे हैं, यानी जो एसेट है वो परफॉर्म कर रहे हैं, NPA नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब बैंक के लिए यहाँ पर कुछ नुकसान ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा NPA है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग आपको एसेट दिखाई देंगे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या
क्या है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर लोन्स वगैरह लिए जाते हैं और फिर उनकी पेमेंट बाद में नहीं दी जा रही है। और जो लोवेस्ट है, यानी ये सबसे क्या है, हाईएस्ट एनपीए, और जो लोवेस्ट एनपीए है वो है रिटेल लोन्स के अंदर। जहाँ एक आम इंसान आकर लोन ले रहा है रिटेल के ऊपर, तो वहाँ पर वो लोग लोन को वापस कर भी रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ये कहीं पर उल्टा देखा जा रहा है, दूसरी दिशा से दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लार्ज इंडस्ट्रीज को जो लोन दिए जाते थे, जिसमें बहुत सारे एनपीए निकल जाते थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज पर लोन लेने के लिए वापस टाइम पर उनको नहीं दिया जाता था, उसमें भी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला, कमी देखने को मिला। यानी अभी जो इंडस्ट्री ले रही है लोन को, उनको प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से वापस दे रही है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर कुछ लोन्स की ग्रोथ भी हुई है। कितनी बार से मैं यहाँ पर देख पा रहे थे कि कौन से लोन्स की यहाँ पर किस तरह से ग्रोथ हो रही है। आरबीआई के गवर्नर बार बार जो आपकी यहाँ पर होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है, एनबीएफसीज, तो उनको बार बार समझा रहे थे कि देखिए आप अनसिक्योर्ड लोन मत दीजिएगा। तो हम यही यहाँ पर रिपोर्ट में भी देखा गया कि जो अनसिक्योर्ड लोन है, यानी जिनके लिए कोई कोलेट्रल चीज़ें नहीं रखवाई गई है। क्या होता है कोलेट्रल? कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी गई है, उनकी ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ ये यहाँ पर दिखाई दी गई है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि क्रेडिट रिस्क के बारे में, क्या होता है क्रेडिट रिस्क की पता नहीं ये चीज़ वापस आएगी या नहीं। क्रेडिट होता है कर्ज देना, लोन देना, और वो क्रेडिट रिस्क जो है अनसिक्योर्ड लोन्स के साथ वो ऑलरेडी बढ़ेगा ही। जब आपका लोन अनसिक्योर्ड है, जब आपको पता ही नहीं है कि अगर ये वापस नहीं आया तो इसको वापस लेना कैसे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने रिस्क था उसको बढ़ा दिया है। अब इस रिपोर्ट ने कुछ की रिकमेंडेशंस भी दी गई है। यहाँ पर क्या क्या की रिकमेंडेशन दी गई है, देखिए मैंने इसको काफ़ी पॉइंट्स में बांटा है सो दैट आप लोगों के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और इसी वजह से मैं बार बार जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर समझा रही हूँ। तो पहला जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के ऊपर एम्फेसाइज किया जाए। क्योंकि जो गवर्नेंस जो है, क्या होता है गवर्नेंस, गवर्नेंट और गवर्नेंस के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। गवर्नमेंट है आपकी जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, गवर्नेंस है जो काम करने का तरीका है, जो काम और सुविधाएं आपको पहुंचाई जा रही हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, काम अच्छे से होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो रिस्क लिया जा रहा है उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको मैनेजमेंट यहाँ पर किस प्रकार से हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है या एक इम्पोर्टेंट टर्म हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा होना चाहिए साइबर स्ट्रेंथ। बहुत जो साइबर थ्रेट है, साइबर जो आपको प्रॉब्लम्स है कि किसी का पैसा किसी के बैंक से उड़ा लिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो इसको मिटिगेट करना होगा, इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा, और ये किस प्रकार से होगा वो रिपोर्ट में यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं। थर्ड कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है इंडिया की, उसकी ग्रोथ की एस्पिरेशन, यानी कि जो सोच रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं कि इस तरीके से इकोनॉमी बढ़ेगी, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, IMF बोल रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए बैंकिंग सेक्टर के द्वारा। तो ये कुछ की रिकमेंडेशन है जो पूरी की पूरी दी गई हैं। और इसके अलावा कुछ और स्टेटिस्टिक्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया, जैसे अनसिक्योर्ड जो लोन्स हैं उनकी ग्रोथ हम देखें, ऊपर मैंने बताया तो 28.1% बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है इस पूरे 6 से 7 महीने के अंदर। और अगर हम सिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड लोन्स है, और अगर हम सिक्योर्ड लोन्स की बात की जाए जिसके लिए आप चीज़ों को गिरवी रखवाते हैं, जिसके लिए अगर लोन नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उस रकम को, उस राशि को वापस से ले सकते हैं, निकाल सकते हैं बेच कर चीज़ों को, तो वो हुई है 11.5% से हिसाब से। यानी कि आप देखिए किस प्रकार से ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो कि ज़्यादातर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं, NBFCs है, जैसे कि बजाज फाइनेंस की हो सकती है, मुर्थर, ये सब जो है इन लोगों की तरफ से ज़्यादा, वो ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पर। और यही है, बस यही आज का हमारा लास्ट आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।